आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। हमारे सामने है परिवार के रहस्य, वेंसडे की शक्तियां और भविष्य कहानी के कुछ अहम हिस्से। ये कहानी ना वेंसडे एडम्स की जिंदगी में एक ऐसे मोड़ को दिखाती है जहां सब कुछ जैसे दांव पे लगा है। उसकी शक्तियां चली गई हैं, नए और पुराने दुश्मन फिर से खड़े हो रहे हैं और एडम्स परिवार के वो राज सामने आ रहे हैं जो शायद हमेशा दफन ही रहने चाहिए थे। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि इन हिस्सों का थोड़ा गहराई से विश्लेषण करना है। हम देखेंगे कि ये सब घटनाएं वेंसडे के किरदार को कैसे बदल रही हैं, परिवार का जो अतीत है उसका आज पर क्या साया पड़ रहा है, और कहानी में जो छिपे हुए मतलब हैं वो क्या है। हाँ, मतलब ये सिर्फ घटनाओं का सिलसिला नहीं है। नहीं, ये पहचान, ताकत और परिवार के जो उलझे हुए धागे हैं ना, उनकी कहानी है। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया की तहों में उतरते हैं और देखते हैं कि इन अंशों में आखिर छिपा क्या है। कहानी की शुरुआत ही काफी नाटकीय है। वेंसडे मौत के मुंह से वापस आती है और होश में आते ही उसे लैरिसा दिखती है। कोई दूर की रिश्तेदार बता रहे खुद को। ये लैरिसा का यूं अचानक आ जाना, क्या लगता है ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? ये एक बड़ा सवाल है। लैरिसा का किरदार शुरू से ही आप देखें तो रहस्यमयी है। वो वेंसडे को बताती है कि उसकी शक्तियां जा चुकी हैं और उसे एंड की मौत की खबर से भी दूर रखा गया है, जो बाद में खैर गलत निकलती है। अच्छा। तो ये जानकारी देना और साथ ही उसे टाइलर के एसाइलम से भागने की जिम्मेदारी सौंपना, इसमें मार्गदर्शन कम, शायद एक तरह का हेरफेर ज्यादा नजर आता है। हाँ, मतलब एक तरफ वेंसडे अपनी शक्तियां खो चुकी है, उसे लग रहा है उसकी दोस्त मर चुकी है, और ऊपर से एक भागे हुए खतरनाक कैदी को पकड़ने का बोझ भी उसी पर डाल दिया। ये तो उसे पूरी तरह तोड़ने वाली स्थिति है। बिल्कुल। और शहर का माहौल भी देखिए, काफी तनावपूर्ण है। शेरिफ टाइलर और 2 और कैदियों की तलाश में है। इसी बीच एक और खिलाड़ी मैदान में है, एक हत्यारा, जो जोडी नाम की किसी महिला के आदेश पर आउटकास्ट का शिकार कर रहा है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उसका अगला निशाना प्रोजेक्ट 1938 है। प्रोजेक्ट 1938। और जब वेंसडे जोडी से इसके बारे में पूछती भी है तो वो टालमटोल कर देती है। साफ लगता है कि ये कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है, कोई गहरा राज है इससे जुड़ा। यहीं से रहस्य और गहरा हो जाता है। खतरा और बढ़ जाता है जब वेंसडे को टाइलर का सीधा धमकी भरा नोट मिलता है कि वो वेंसडे और एनेट दोनों को खत्म कर देगा। वेंसडे की जो प्रतिक्रिया है वो फौरन एनेट को बचाने की सोचती है। हाँ, ये वेंसडे के किरदार का एक पहलू दिखाता है। वो भले ही दुनिया से थोड़ी अलग थलग सी रहती हो, लेकिन एनेट के लिए उसकी चिंता बिल्कुल सच्ची है। हालांकि एनेट उसकी सलाह मानती नहीं, वो अपने वुल्स गैंग के पास चली जाती है। शायद उसका अपना तरीका है खुद को सुरक्षित रखने का। इसी कश्मकश में लैरिसा फिर दखल देती है, गाइड करने की कोशिश करती है, पर वेंसडे उसकी सलाह पर कितना भरोसा करती है ये कहना मुश्किल है। और इसी सारे तनाव के बीच स्कूल में कब्रिस्तान में एक इवेंट की तैयारी चल रही है। ये तो जैसे खतरे को दावत देना हुआ। वेंसडे प्रिंसिपल को चेतावनी भी देती है कि टाइलर हमला कर सकता है। लेकिन प्रिंसिपल का रवैया भी देखिए, वो खतरे को कम आंक रही हैं। शायद हो सकता है आउटकास्ट की ताकत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रही हो। ये दिखाता है कि कैसे संस्थाएं कभी-कभी अंदरूनी खतरों को नजरअंदाज कर देती हैं। सही बात है। और इसी दौरान कहानी में एक और परत जुड़ती है, पग्सली और उसका खोया हुआ ज़ॉम्बी दोस्त। हाँ, पग्सली का दुख बड़ा मासूम सा लगता है शुरू में, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी दोस्त असल में आइजैक है, जो कहानी का एक बहुत अहम किरदार बन जाता है। उसके पिता का उसे ढूंढने का वादा करना, ये छोटी सी बात आगे चलकर बड़े रहस्यों से जुड़ जाती है। मतलब कहानी में कोई भी धागा बेकार नहीं फेंका गया है। बिल्कुल नहीं। अब कहानी हमें एक गुफा में ले जाती है जहां वो हत्यारा आखिरकार प्रोजेक्ट 1938 को ढूंढ ही लेता है। लेकिन उसे वहां मिलता क्या है? उसे वहां मिलता है कमजोर, घायल टाइलर। और फिर टाइलर का पिता आता है और उसकी बातें बहुत कुछ कहती हैं। तुमने अपने मास्टर को मारकर गलती की। ये सिर्फ एक ताना नहीं है, ये हाइड के मनोविज्ञान और उसके मास्टर के साथ उसके जो जटिल रिश्ते थे उसकी तरफ इशारा है। और बात पूरी होती भी नहीं कि टाइलर का हाइड रूप हावी हो जाता है और वो हत्यारे को मार डालता है। एकदम अचानक क्रूर हिंसा। और तभी वहां आइजैक यानी वो ज़ॉम्बी पहुंच जाता है। ये सब क्या हो रहा है? गुफा में इतने सारे किरदार एक साथ क्यों जमा हैं? ये कहानी का एक अहम मोड़ है जहां कई रहस्य एक साथ टकरा रहे हैं। दूसरी तरफ वेंसडे क्या कर रही है? वो टाइलर के पुराने मास्टर की डायरी पढ़ रही है। वो हाइड की नई मास्टर बनना चाहती है। मास्टर बनना चाहती है। हाँ, अब यहां सवाल उठता है, क्या ये शक्ति की भूख है
या एनार्ड को बचाने का एक हताश प्रयास है, या फिर वेंसडे के अंदर का जो अंधेरा है वो बाहर आना चाहता है? उसकी माँ मोटेसिया इसे आग से खेलना कहती हैं। क्या ये सिर्फ एक माँ की चिंता है, या वो एडम्स परिवार के इतिहास से कुछ ऐसा जानती हैं जो वेंसडे को नहीं पता? और फिर वो बड़ा खुलासा, प्रोजेक्ट 1948 कोई चीज नहीं बल्कि टाइलर की माँ फेरी है, हाँ, जिससे वेंसडे नहीं आजाद किया था। ये तो कमाल का ट्विस्ट है। बिल्कुल। और फिर पता चलता है कि मोटिसिया और फेरी के बीच एक गुप्त समझौता हुआ है। इसी समझौते की वजह से ही कब्रिस्तान में जब टाइलर एनार्ड पर हमला करता है और वेंसडे उसे काबू करने की कोशिश करती है, तो फेरी दूसरे हाइड के रूप में आकर टाइलर को बचा ले जाती है। मोटेसिया बाद में बताती भी है कि डील ये थी कि फेरी अपने बेटे को लेकर शहर छोड़ देगी। लेकिन ये डील किस कीमत पर हुई? मोटेसिया ने क्या वादा किया फेरी से? ये सवाल वैसे ही रह जाते हैं और मोटेसिया के किरदार को और ज्यादा जटिल बना देते हैं। इसके बाद तो कहानी जैसे नियंत्रण से बाहरी हो जाती है। आइजैक, वो ज़ॉम्बी, एक निर्दोष जोड़े को मार देता है। ये उसकी क्रूरता दिखाता है। और फिर एनेट के साथ जो होता है वो तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। बिना पूर्णिमा के उसका वेयरवुल्फ बन जाना, ये क्या दर्शाता है? क्या उसकी शक्तियां बेकाबू हो रही हैं, या वो किसी नए ज्यादा शक्तिशाली स्तर पर पहुंच रही है? और सबसे अजीब, वेंसडे का बर्ताव। वो एनेट की तरह कपड़े पहन रही है, उसकी तरह बात कर रही है। ये क्या है? अपनी पहचान खो रही है, या शक्तियों के जाने का असर है, या शायद अनजाने में ही वो एनेट की ताकत से जुड़ने की कोशिश कर रही है? पता नहीं। यही लहरेसा फिर आती है और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती है। एडम्स परिवार की शक्तियां उनके रिश्तों से जुड़ी हैं, खासकर माँ के साथ रिश्ते से। ये कहानी का जो मुख्य थीम है, परिवार और उसकी जटिलताएं, उसको उजागर करता है। अच्छा। रिश्ता सुधारो, शक्ति वापस पाओ। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक गांठ है जिसे वेंसडे को सुलझाना ही होगा। इसी दौरान एक और राज खुलता है। प्रोफेसर से पता चलता है कि फेरी का भाई आइजैक, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे, वो असल में जिंदा है और फेरी को ढूंढ रहा है। और ये आइजैक कौन है? वही ज़ॉम्बी जिसे पक्सली अपना दोस्त समझ रहा था। देखिए सारे धागे कैसे जुड़ रहे हैं। हाँ। उधर एनेट को अपनी नई सच्चाई पता चलती है। वो एक अल्फा वेयरवुल्फ है। ये सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये उसकी बढ़ती ताकत और शायद कहानी में उसकी जो भविष्य की भूमिका होगी उसका संकेत है। शक्तियां वापस पाने की छटपटाहट में वेंसडे क्या करती है? वो अपनी पूर्वज रोजा एडम्स की कब्र पर पहुंचती है। वहां एक मंत्र है, शायद एक शॉर्टकट, लेकिन शॉर्टकट अक्सर खतरनाक होते हैं। एनेट उसे रोकने आती है और हाथापाई में मंत्र गड़बड़ हो जाता है, और नतीजा कॉमिक्स और फैंटेसी का एक क्लासिक ट्रोप, बॉडी स्वैप। बॉडी स्वैप। हाँ, वेंसडे अब एनेट के चुलबुले रंगीन शरीर में है और एनेट वेंसडे के उदास काले लिबास वाले शरीर में। ये सिचुएशन सिर्फ मजेदार नहीं है, बल्कि बहुत खतरनाक भी है। खतरनाक क्यों? लैरिसा बताती है कि अगर 24 घंटे में वे वापस अपने शरीर में नहीं गए तो एनेट की मौत हो सकती है। अब उन्हें न सिर्फ एक दूसरे का नाटक करना है, बल्कि समय के खिलाफ भी दौड़ना है। ये पूरी स्थिति उनके रिश्ते और उनकी आपसी समझ की असली परीक्षा है। अब फोकस आइजैक पर आता है। वो सिर्फ एक ज़ॉम्बी नहीं है, उसके पास एक प्लान है, एक मशीन है। वो एक अफसर को मारकर अपनी मशीन वापस लेता है। उसका मकसद क्या है आखिर? उसका मकसद है अपनी बहन फेरी को हाइड होने की जो बीमारी है उसे ठीक करना। अब यहाँ फिर सवाल उठता है, क्या ये भाई का प्यार है या नियंत्रण करने की इच्छा है? क्या वो फेरी को वाकई इंसान बनाना चाहता है या अपनी मर्जी उस पर थोपना चाहता है? एग्नेस, जो हमेशा अजीब जगहों पर पहुंच जाती है, ये सब देख लेती है और वेंसडे एनेट को बताती है, जो अभी भी अदला बदली वाले शरीरों में है। और फिर शुरू होती है वो पीछा करने और टकराव की कहानी। वे विलो हॉल स्कूल पहुंचते हैं, जहां आइजैक मशीन चालू कर चुका है। यहां लड़ाई का दृश्य बड़ा दिलचस्प होगा। एंड के शरीर में वेंसडे वेयरवुल्फ बन जाती है और वेंसडे के शरीर में एंड लड़ रही हैं। ये टकराव उनकी सीमाओं को परखता है। उन्हें ना सिर्फ दुश्मन से लड़ना है, बल्कि एक दूसरे की शक्तियों और कमजोरियों के साथ भी तालमेल बिठाना पड़ रहा है। इसी हंगामे में मशीन फट जाती है। क्या आइजैक का प्लान फेल हो गया? लड़ाई के बाद वे वापस रोजा की कब्र पर जाते हैं। इस बार शायद उन्हें समझ आ गया है कि ताकत सिर्फ मंत्रों में नहीं, एक दूसरे को समझने में भी है। वे मंत्र सही ढंग से पढ़ते हैं और अपने शरीरों में वापस आ जाते हैं। चलो, राहत की सांस। लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। लैरिसा एक और बम फोड़ती है। पहले भविष्यवाणी थी कि एंड मरेगी, लेकिन मंत्र की गड़बड़ ने शायद भाग्य बदल दिया है।
अब खतरा एंड पर नहीं बल्कि एडम्स परिवार के किसी सदस्य पर है। ये चेतावनी कहानी को और ज्यादा गंभीर मोड़ दे देती है। ये चेतावनी वेंसडे को बिल्कुल जड़ों तक हिला देती है। अब उसे अपने परिवार के अतीत के सबसे काले राज का सामना करना ही है। वो अपने माता पिता से आइजैक की मौत का सच पूछती है। और तब मोटेसिया वो सच बताती हैं जिसे सालों से छुपाया गया था। सालों पहले आइजैक वेंसडे के पिता की शक्तियों का इस्तेमाल करके फेरी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लालची हो गया। उसने सारी शक्ति छीनने की कोशिश की। अच्छा। तब मोटेसिया ने अपने पति को बचाने के लिए हमला किया। मशीन नष्ट हुई, आइजैक मारा गया और वेंसडे के पिता की शक्तियां भी चली गईं और उन्होंने डर के मारे आइजैक को दफना दिया और इस राज को भी। ये खुलासा एडम्स परिवार के वो जो परफेक्ट सी छवि है ना, उसे तोड़ देता है। वो भी डरते हैं, वो भी गलतियां करते हैं और वे भी सच छुपाते हैं। ये उनके किरदारों को ज्यादा मानवीय बनाता है। लेकिन आइजैक मरा नहीं था, वो बदल गया था और अब वो वापस आ गया है वही इतिहास दोहराने। इस बार उसका निशाना पग्जली है। शायद उसमें भी पिता जैसी शक्तियां हैं। वो पग्जली को पकड़ लेता है। अब खतरा सीधे परिवार पर है। और फिर वो खुलासा जिसने शायद सबको चौंका दिया होगा। थिंग, वो वफादार कटावा हाथ, असल में आइजैक का ही हाथ है। उस रात के विस्फोट में जिंदा हो गया। ये तो सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल। आइजैक थिंग को पहचानता है और उसे वापस अपने शरीर से जोड़ लेता है। ये वेंसडे के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। थिंग की वफादारी अब किसके साथ है? इसके बाद आइजैक का वेंसडे को जिंदा दफना देना उसकी क्रूरता और बदले की भावना को दिखाता है। लेकिन एनेड, वो अपनी जान की परवाह किए बिना पूर्णिमा के फिर से वेयरवुल्फ बनती है और वेंसडे को बचाती है। ये दोस्ती और वफादारी की मिसाल है। पर इसकी कीमत क्या होगी? क्या वो अब हमेशा के लिए वेयरवुल्फ बन गई है? ये सवाल उसके भविष्य पर लटका रहता है। अंतिम टकराव स्कूल टावर पर होता है। आइजैक पग्जली की शक्ति से टाइलर को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। वेंसडे टाइलर को आजाद करती है। क्या ये दया है या एक सोची समझी चाल? पता नहीं। टाइलर गुस्से में हाइड बनकर आइजैक पर हमला करता है। तभी फेरी भी हाइड बनकर आती है, लेकिन वो आइजैक से नहीं, टाइलर से लड़ती है। क्यों? शायद वो अपने बेटे को इस हिंसा से बचाना चाहती है और इसी कोशिश में वो टावर से गिरकर मर जाती है। एक माँ की कुर्बानी। अब आइजैक और वेंसडे आमने सामने हैं, लेकिन निर्णायक मोड़ तब आता है जब थिंग, जो अब आइजैक के शरीर का हिस्सा है, एडम्स परिवार के साथ बिताए पलों को याद करता है। ये दिखाता है कि रिश्ते और यादें कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं। वो सिर्फ एक हाथ नहीं रहा। और थिंग वो करता है जो सही है। वो आइजैक का मशीनी दिल निकालकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। वफादारी जीत जाती है, लेकिन एक अजीब और दर्दनाक तरीके से। अंत में भविष्यवाणी के बावजूद एडम्स परिवार बच जाता है। क्या भाग्य बदला जा सकता है या भविष्यवाणी अधूरी थी? क्या लगता है? शायद दोनों। मोटेसिया और वेंसडे के बीच की जो दूरी थी वो मिटती है। मोटेसिया उसे अपनी आर्ट डायरी देती हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये विश्वास और स्वीकृति का प्रतीक है। और इसी सुलह के साथ वेंसडे की शक्तियां वापस आ जाती हैं। हाँ, जैसे लेरिसा ने कहा था। बिल्कुल। रिश्ता ठीक हुआ तो शक्ति लौट आई। लेरिसा भी अपना मिशन पूरा मानकर विदा लेती है। टाइलर का भविष्य क्या है? वो उस रहस्यमयी म्यूजिक टीचर के साथ चला जाता है जिससे हाइड के बारे में बहुत कुछ पता है। क्या ये एक नई शुरुआत है या किसी और खतरनाक कहानी का आगाज? ये खुला छोड़ दिया गया है। पग्जली को उसका दोस्त वापस मिल जाता है। अब वो ज़ॉम्बी नहीं रहा। ये एक छोटी सी प्यारी सी जीत है इस अंधेरी कहानी में। स्कूल खत्म होता है, वेंसडे घर जा रही है। लेकिन क्या वाकई सब ठीक हो गया है? वेंसडे को आर्ट डायरी में एक दरवाजा दिखता है। उसे भविष्य के विजन आते हैं। ये नई शक्तियां हैं या आने वाले खतरों की आहट? और फिर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़ बिल्कुल अंत में आता है। वेंसडे की दादी वो घर पहुंचकर एक गुप्त कमरे का दरवाजा खोलती हैं और अंदर उनकी अपनी बेटी, वेंसडे की आंटी, कैद है। और वो दीवार पर लिख रही हैं, वेंसडे को मरना होगा। तो इन कहानी के अंशों ने हमें वेंसडे एडम्स की दुनिया की एक झलक दिखाई है जो पहले से कहीं ज्यादा जटिल, रहस्यमयी और खतरनाक है। ये सिर्फ बाहरी दुश्मनों की कहानी नहीं है, ये परिवार के अंदर छिपे राक्षसों और रहस्यों की कहानी भी है। हाँ, और ये हमें कई सवालों के साथ छोड़ जाती है। एंड का क्या होगा? क्या वो अपनी वेयरवुल्फ प्रकृति पर काबू पा सकेगी? टाइलर किस रास्ते पर चलेगा? और सबसे बड़ा रहस्य, ये कैद आंटी कौन है? उन्हें क्यों बंद किया गया है?
और वो वेंसडे की मौत क्यों चाहती हैं? एडम्स परिवार का तहखाना अभी और कितना गहरा है? ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या परिवार के साए से निकलना संभव है, या हम हमेशा अपने अतीत और अपने खून के रहस्यों से बंधे रहते हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें। इन गहरे सवालों पर विचार करने के लिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण ने कहानी की कुछ नई परतें समझने में मदद की होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी की गहराइयों में उतरने के लिए।